Good morning students. My name is शुभम यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है. जैसे कि मेरे इंग्लिश मीडियम के 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जिस पे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1. और आज मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे 4-6 रिएक्शंस के बारे में. सबसे पहले उन रिएक्शन के नाम बता दूं मैं आप लोगों को और उसके बाद मैं आप लोगों को रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा. तो सबसे पहली रिएक्शन जो आज हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन. इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है रिडक्शन. फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके बाद हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है. तो साइड हेडिंग सभी लगा लें बेटा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन. तो इंट्रोडक्शन पहले ऑक्सीडेशन का बता दूं. जैसे कि उसका नेम है उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होना, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात चल रही है. किसकी बात चल रही है? मेनली ऑक्सीजन की बात चल रही है. किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं, H2 + O2, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है हाइड्रोजन के साथ, है ना. तो क्या गिव कर रहा है, क्या दे रहा है अपन को? H2O बना रहा है वो, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया. क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जब ये कंडीशन होगी तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो कंडीशन से इसकी लिख लो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. व्हेन एनी रिएक्शन, ठीक है, एडिड टू ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब किसी रिएक्शन में होगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा. दूसरा लिख लो इसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. किसी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा. 2 कंडीशन ऑक्सीडेशन होने के लिए. पहला कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी कंडीशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिखा कि H2 + O2 H2O प्रोवाइड कर रहा है. समझ में आ रहा है सभी को? तो इसके एग्जाम्पल जितने ज़्यादा हम लिखेंगे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये लिख लो, इसकी डेफिनेशन ही यही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों क्या है? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन. जिस रिएक्शन में एडिशन होगा ऑक्सीजन का वो भी ऑक्सीडेशन है, जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो भी ऑक्सीडेशन है. ठीक है, इसको लिख लो, फिर रफ करता हूँ मैं. तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल तो यही लिख लो. सबसे पहला एग्जाम्पल H2 + O2 गिव्स H2O. बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लेना. इधर लगा देंगे 2, इधर भी 2, तो 2H2. ठीक है. दूसरा C + O2, इसमें भी देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना. तो क्या होगा? CO2 बना रहा. ठीक. फिर तीसरा भी लिख लो, सल्फर + O2 तो SO2. यहाँ भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. समझ में आ रहा है सभी को? ये सभी क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है? इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. समझ में आ गया? छोटा सा है. नेक्स्ट हम चलते हैं रिडक्शन पे कि रिडक्शन क्या होता है. तो रिडक्शन में इसका ठीक उल्टा होता है. रिडक्शन में सबसे पहले क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अभी उसमें एडिशन होता था, इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरी क्या है इसकी डेफिनेशन?
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन, उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का लिख लो CaO प्लस H2। देखो यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का भी हो जाएगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसके लिख लो CaO प्लस H2, इधर जाके Ca प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया यहाँ जाके, और Ca क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है ना, Ca से ऑक्सीजन अलग हो गया ना, इधर पे ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड था इस तरफ, है ना, और उस तरफ जाके केवल कैल्शियम बचा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ठीक, और यहाँ पे जाके हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन एडिशन। तो दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। समझ में आ गया सभी को? ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, रिडक्शन कहलाएंगी। जितनी भी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, वो सारी रिएक्शन रिडक्शन कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। अब बेटा देखो क्या है, जिसमें दोनों में एक मान लो कोई एक रिएक्शन है और दोनों कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो रिएक्शन कहला जाती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कई बार बोर्ड क्लास में पूछ लेता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स कैसे बना है, RED रेड मतलब रिडक्शन, ठीक है, और OX ऑक्सीडेशन। वैसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, जिन पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों, वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, जिस पे दोनों, जो जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था हमने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है, उस तरफ भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो Ca बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे जाके तो एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो। तो दोनों का एग्जांपल दे सकते हो इसको, ऑक्सीडेशन का भी कह सकते हो, रिडक्शन का भी, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एक लाइन में लिखा है NCERT की बुक में, इसलिए मैंने बता दिया। कई बार बुक्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में। तो व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, जिस रिएक्शन में एडिशन और रिडक्शन दोनों हो, वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया सभी को? आगे चलें। नेक्स्ट साइड हेडिंग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। हम जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं कि क्लास में कोई फर्स्ट आ रहा है, सपोज लगातार फर्स्ट आ रहा है, और हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और हम फर्स्ट आ गए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है उसको। डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस कर देना। ठीक है, हटा देना। ठीक है, हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। वो फर्स्ट आ रहा था पहले, तो हमने उसको क्या कर दिया, हटा के हम फर्स्ट आ रहे हैं अब, तो हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यही रिएक्शन में भी हो रहा है। इस रिएक्शन में पहले एग्जांपल दे दूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे जैसे Na प्लस H2SO4। ठीक है, यहाँ पर ये एलिमेंट है सोडियम, और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इधर पे जाके देखो बन रहा Na2SO4 प्लस H2। तो सपोज़ ये फर्स्ट रैंक आ रहे थे पहले, और ये सेकंड रैंक आ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सल्फ्यूरिक एसिड से
खुद बन गए, क्या बन गए, सोडियम सल्फेट बन गए, और इनको दे दिया सेकेंड रैंक, इनको हटा दिया उनकी जगह से। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे सोडियम फर्स्ट आ गया क्योंकि ये पोजीशन फर्स्ट की थी, तो उन्होंने ये पोजीशन ले ली और हाइड्रोजन को हटा दिया, वहाँ से अलग कर दिया, बोले तुम जाओ। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। मतलब देखो इसके डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। व्हेन एन एलिमेंट, लिखो सभी, व्हेन एन एलिमेंट displace another element with its compound, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, that reaction is called displacement reaction। ठीक है, जब कोई एक एलिमेंट, यही कर रहा था, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर दे, ठीक है, वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला इसका एग्जांपल वही लिख लो, एग्जांपल अभी लिखा था हमने, Na+H2SO4, इस तरफ जाके Na2SO4 प्लस H2। दूसरा एग्जांपल भी लिख लो, Mg+H2SO4, इधर जाके MgSO4 प्लस H2। देखो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को अलग करके अपनी जगह बना ली, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। तो ऐसी रिएक्शंस क्या क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। और भी लिख लो, Ca+H2SO4, तो CaSO4 प्लस H2। समझ में आ गया सभी को, लिख लें। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम चलने वाले हैं वो है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट कर रहा था, इसकी डेफिनेशन क्या थी, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, तुम हमको डिस्प्लेस करो, हम तुमको डिस्प्लेस करेंगे। यहाँ पर 2 कंपाउंड होंगे, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट था दूसरे कंपाउंड से, एक एलिमेंट होता था और एक कंपाउंड होता था, तो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना। यहाँ पर 2 कंपाउंड होंगे, ठीक है, और आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, डबल 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पहले एग्जांपल लिख लूँ मैं, बता दूँ आप लोगों को, जैसे NaCl प्लस H2O, देखो 2 कंपाउंड हैं, ठीक है, तो Na इस तरफ जाके NaCl बनाएगा और NaOH बनाएगा और HCl बनाएगा। देखो यहाँ पर सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर लिया, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो NaOH बना दिया उस तरफ जाके, एक को रिप्लेस किया यहाँ से, और क्लोरीन भी किसके साथ जाके जुड़ गया, H के साथ, 2 H थे तो एक H ये हो गया, तो HCl बन गया। मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिए, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये बना, एक बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये बना, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। एक्चुअली में इसकी जो डेफिनेशन है वो है आयंस का, आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। व्हेन एन आयन एक्सचेंज्ड within compounds is called double displacement, double displacement। हमारी एनसीईआरटी कहते हैं कि यदि किसी रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होते हैं आपस में कंपाउंड्स के बीच में, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। वो भी कैसे बताते हैं, अभी तो मैंने बताया था 2 बार डिस्प्लेसमेंट, तो वो सरल तरीका था, अब बताते हैं एनसीईआरटी के तरीके से। देखो NaCl था प्लस H2O था, पहले इनको आयंस में ब्रेक करते हैं, ये 2 कंपाउंड हैं, तो इसका जो बॉन्ड बना होगा वो कैसे बना होगा, Na प्लस था, ऐसे Na
ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन बन गया माइनस। ठीक है, ये दो आयन है Na प्लस Cl माइनस, इसको भी ब्रेक करें तो H प्लस और OH माइनस, इनको आयंस में ब्रेक कर लिया हमने। उस तरफ जब ये गए तो आयंस का एक्सचेंज ही हुआ है। देखो H प्लस वाला क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना दिया HCl, और ये निगेटिव आयन पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हुआ तो क्या बन गया NaOH। NCERT का भी बिल्कुल सही कहना है कि जब कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे दूं मैं, ये लिख लो, ये तो लिख ही लिया था तुम लोगों ने, इस तरफ जाके NaOH प्लस HCl, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिखो, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, गिव्स NaCl ट्वाइस NaCl प्लस BaSO4। देखो इन पे भी आयन का एक्सचेंज कैसे हुआ। सोडियम में मैंने बताया था सिंगल आयन रहता है, तो सोडियम हो गए सिंगल आयन, और सल्फेट कितना होता है, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है 2-। ठीक है, इसका देखो बेरियम का कितना होता है 2+, और क्लोरीन का सिंगल माइनस, तो सिंगल वाला सिंगल के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया NaCl, और दो चार्ज जिसके ऊपर दो चार्ज हैं तो दो चार्ज आपस में रिएक्ट करके BaSO4। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि कैसे फार्मूला जनरेट करते हैं, पढ़ा था ना, क्रिस क्रॉस मेथड, जिसके चार्ज रहते हैं वो चार्ज ऊपर आ जाते हैं। जैसे Na सिंगल चार्ज है प्लस दिया, और यहाँ पर सल्फेट के ऊपर दो चार्ज है। ठीक है, तो इसका चार्ज इधर आ जाएगा, तो वो फार्मूला बनता था Na2SO4। क्या पढ़े थे, क्रिस क्रॉस मेथड, है ना, क्लास 9th में। नहीं पढ़े तो मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ क्लास 9th के भी, नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ, उसमें हम पढ़ाएंगे क्रिस क्रॉस मेथड, कैसे फार्मूला जनरेट होता है। इसकी वजह से Na2SO4 बना है। ठीक है ना, तो उसके ऊपर सिंगल चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर 2 था, तो 2 वाला 2 से रिएक्ट करके BaSO4 बना दिया, और NaCl रिएक्ट करके NaCl बना दिया। समझ में आया, आयन का एक्सचेंज हो गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सिंपल सी डेफिनेशन है, और ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, व्हेन एनी रिएक्शन हैज़ आयन एक्सचेंजिंग पावर, इसके पास आयन एक्सचेंज करने की पावर होती है, वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएगी। ठीक है, रफ कर दूं, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो बेटा हमारी कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे। अभी तो इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले बता दूं कोरोजन क्या होता है, कि कोई मेटल है, सपोज सोडियम है, सपोज सोडियम कभी यदि मॉइस्चर के संपर्क में आता है, या पानी के संपर्क में आता है, या हवा के संपर्क में आता है, तो कोरोड होने लगता है, मतलब उसकी क्षति होने लगती है। धीरे धीरे उसका जो एटॉमिक मास है, मास उसका क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, रिएक्ट कर लेता है, कंपाउंड बना देता है, तो उसका मास धीरे धीरे क्या होगा, ओरिजिनल जो मास होगा सोडियम का वो डिक्रीज होने लगेगा। जैसे Fe हो गया लोहा, पानी के संपर्क में आएगा तो कोरोड रस्टिंग हो जाएगी, है ना, रस्टिंग हो जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो टूटने लगता है, उसका मास क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, टूटने लगता है, जंग लग जाती है, तो यही कहलाता है कोरोजन। इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर एग्जांपल ये रस्टिंग ऑफ आयरन लिख लेना। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एनी मेटल comes contact with moisture, air or acid, it get corroded, corrode मतलब होता है क्षति पहुंचना, क्षति मतलब धीरे धीरे उसका मास कम होने लगता है। ठीक है, corrode, that reaction is called corrosion।
ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन कांटेक्ट में आता है वाटर के या एयर के तो वो रस्ट होने लगती है, उसके ऊपर जंग आने लगती है और उसका कोरोड होने लगता है, क्षति पहुंचने लगती है उसके मास को, वो कोरोजन कहलाता है। समझ में आ गया सभी को? और भी लिख लो, चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ कॉपर, कॉपर जब मॉइस्ट एयर के संपर्क में आता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, ग्रीन कलर का कॉपर हो जाता है और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है, उसका भी मास कम होने लगता है। ठीक है, ग्रीन कलर हो जाए कॉपर का मतलब समझ लो वो कोरोड होने शुरू हो गया। तो अब इसका उपाय, इसको बचने के लिए उपाय भी आता है, इसका कैसे इम्प्रूव करें इसको, कोरोजन को। ठीक है, इसको लिख लिया होगा सभी ने। इम्प्रूव कैसे करेंगे? पहला, पेंटिंग कर देंगे, है ना, पेंटिंग कर देंगे लोहे पे तो कोरोजन नहीं होगा। वाटर आएगा तो कांटेक्ट में लेकिन बह जाएगा वाटर, चिकना सरफेस हो जाएगा। पेंटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे और क्या कर देंगे, कवरिंग विथ another insulated material, किसी इंसुलेटेड मटेरियल से कवर कर देंगे, है ना, पेंटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोरोजन से बचा सकते हैं मेटल को अपन। समझ में आ गया सभी को? पेंटिंग कर देंगे तो कोरोजन नहीं होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी, और यदि कॉपर में हम कवरिंग कर दें किसी अनदर मेटल की या इंसुलेटेड मटेरियल की तो उसकी भी कोरोड नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत ही सरल टॉपिक है। रेंसिडिटी है जैसे कोई ऑयली फैटी फूड हमारे घर में रखा हो और एक दिन रखा हो बाहर एयर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में यदि बाहर रखा हो तो उससे स्मेल आने लगती है, वो खाना रेंसिड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रेंसिड, मतलब अनवांटेड स्मेल आने लगती है। ठीक है, और टेस्ट भी हो जाता है अनवांटेड, टेस्ट भी उसका डिफरेंट हो जाता है, अनवांटेड स्मेल आने लगती है, वो प्रोसेस कहलाती है रेंसिड। होता क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड में, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर लिया उसने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया और रिएक्ट कर लिया फूड ने, फैटी फूड ने, तो क्या हो गया, वो रेंसिड हो जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे ग्रेवी में ना रखें, बाहर रख दें तो एक दिन बाद उससे ख़राब स्मेल आने लगती है, तो वो कहलाता है रेंसिडिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, रेंसिडिटी when oily fatty food comes contact with air, it get oxidized and get rancid. Is called rancidity. The unwanted smell and its taste becomes change. ठीक,
तो क्या होगा, जब ऑयली फैटी फूड हमारे एयर के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, वो रेंसिड हो जाएगा, ये रेंसिडिटी कहलाती है। उससे अनवांटेड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखा होगा कि हमारे कुरकुरे और चिप्स के पैकेट में ऊपर लिखा रहता है एंटीऑक्सीडेंट, एडेड एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन ना हो जिसकी वजह से उसमें क्या मिलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस, ठीक है। जिससे ऑक्सीडेशन ना हो तो क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला देते हैं। जैसे घरों में एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस क्या है हमारे यहाँ, लहसुन। जिस सब्जी में लहसुन ज़्यादा होती है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल हो सकती है, मतलब उसको ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है, ठीक है। लहसुन सब्जी में ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होती, क्योंकि वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। समझ में आ गया सभी को। तो रेंसिडिटी ना हो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिला देते हैं। और ये एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से लास्ट टॉपिक था, ठीक है। और भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। आज हम इंग्लिश मीडियम के लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो मैथ्स का लेक्चर आने वाला है क्लास 10th का, ठीक है। तो उसका कल या परसों वीडियो मेरा आ जाएगा, उसको आप ज़रूर विज़िट करें। और आज का यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।